हाय गाइस, वेलकम टू मैक्रो इकोनॉमिक्स लेक्चर। और आज के लेक्चर नंबर 15 के अंदर हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को ही आगे बढ़ाएंगे। और क्लासिकल थ्योरी में से निकलने वाले एम्प्लॉयमेंट के कॉमन मॉडल को हम आज स्टार्ट करेंगे। दो पार्ट में ये वीडियो आएगा। आज पार्ट 1 है इस वीडियो। मेरा नाम है सियांकित ज्ञान और मेरे इस चैनल के अंदर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं हम उनके बारे में समझते हैं। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फॉर्मल मॉडल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन क्लासिकल थ्योरी। अब देखिए, अगर आपको लेक्चर नंबर 13 और 14 याद हो तो हमने उसके अंदर ये पढ़ा था कि जो आपका क्लासिकल थ्योरी है, क्लासिकल थ्योरी कोई भी एक मोनोलिथिक थ्योरी नहीं है। तो एम्प्लॉयमेंट का भी हमें कोई भी फॉर्मल मॉडल देखने को नहीं मिलता है। फॉर्मल मॉडल मतलब कि भाई एक एस्टैब्लिश मॉडल नहीं है। अगर आपको जॉन मेनार्ड नीस के बारे में पता हो, किनीजियन थ्योरी दी थी जिन्होंने, तो उन्हीं के फॉलोअर्स ने, दैट इज जो किनीजियन थ्योरी में मानने वाले इकोनॉमिस्ट थे, उन्हीं के फॉलोअर्स ने क्या किया, उनके क्लासिकल थ्योरी में से एक फॉर्मल मॉडल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को निकाल के दिया कि भाई जो नियो क्लासिकल मॉडल है वो एम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या बात करता है, वो एम्प्लॉयमेंट को कैसे डिफाइन करता है, या उस थ्योरी के अंदर एम्प्लॉयमेंट कैसे निकाली जाती है। तो किनीजियन मॉडल के फॉलोअर्स ने ही इस एम्प्लॉयमेंट मॉडल को एक फॉर्मल रूप दिया क्लासिकल थ्योरी के अंदर। देखिए, किसी भी इकोनॉमी के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर, नेशन के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके एम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जितने भी रिसोर्सेज आपके नेशन के अंदर अवेलेबल है, वो डिफाइन करते हैं कि आपकी इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट कैसे डिफाइन होती है। अब अवेलेबल रिसोर्सेज से हमारा मतलब क्या है? सबसे पहले जो आपकी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से कितने ऐसा परसेंटेज है जो एम्प्लॉयबल है। अब देखिए, जो एम्प्लॉयबल वर्ड है बड़ा इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयबल इन द सेंस कि वो उस एज ग्रुप में भी आना चाहिए जो कि एम्प्लॉयमेंट में आ सकती है। जैसे आपको पता हो, इंडिया में 14 साल से कम 14 या 14 साल से कम वाले बच्चों को आप एम्प्लॉयमेंट में नहीं रख सकते। तो 15 ईयर्स इज द एज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर। वैसे ही आपके पास स्किल्स होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो एम्प्लॉयबल मतलब कि आपकी पॉपुलेशन में से कितने ऐसे लोग हैं, कितना ऐसा परसेंटेज है जो कि किसी फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के अंदर जा सकता है। उसके बाद आपके नेशन के अंदर जो नेचुरल वेल्थ है, नेचुरल वेल्थ कैसी है। एग्जाम्पल, भाई अगर आपके पास फ्यूल के रिसोर्सेज हैं, रिजर्व्स वगैरह हैं, या किसी भी रेयर अर्थ मेटल्स हैं आपकी इकोनॉमी में, तो एम्प्लॉयमेंट लेवल यूजुअली हाई देखने को मिलता है क्योंकि काम होता है लोगों के पास करने के लिए। और उसके बाद जो अगेन एम्प्लॉयमेंट फैक्टर है अवेलेबल रिसोर्सेज का, ये जो आपका हैरो है वो यहाँ से नहीं जाएगा, वो जाएगा आपके अवेलेबल रिसोर्सेज में से। और उसके बाद आपके पास जो कि अगेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपके पास कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कैपिटल इक्विपमेंट्स हैं, वो कितने अवेलेबल है। प्रॉपर फैक्ट्रीज वगैरह है, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, रोड्स हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, पोर्ट्स हैं, वो भी आपके एम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करते हैं। आपके फैक्टर्स में काउंट होते हैं इन व्हेन वी कैलकुलेट एम्प्लॉयमेंट। इनफैक्ट अगर आप किसी कंट्री की नेशनल आउटपुट भी अगर आप निकालना चाहते हैं, किसी भी देश का अगर आप नेशनल आउटपुट भी अगर आप निकालना चाहते हैं, तो वो आउटपुट भी कहीं न कहीं इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। और नेशनल आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट ही क्लोज़ली रिलेटेड है। यहाँ पे भी हम आपको बार-बार नेशनल आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को साथ में ही पढ़ते हुए दिखाई देंगे। नाउ, एज़ पर द न्यू क्लासिकल थ्योरी, जो आपके एम्प्लॉयमेंट का जो मॉडल है, उसके अंदर आपको 2 कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। दीज़ 2 कंपोनेंट्स आर मोर और लेस द बेस ऑफ द एंटायर एम्प्लॉयमेंट मॉडल। ये 2 कंपोनेंट कौन-कौन से हैं? सबसे पहला जो आपका कंपोनेंट है उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन। एग्रीगेट प्रोडक्शन, अब आपको नाम से पता लग रहा होगा क्योंकि ये प्रोडक्शन फंक्शन है, तो ये किसकी बात करेगा? इट विल मोर और लेस टॉक अबाउट द आउटपुट। और क्योंकि हम यहाँ पे देश की बात कर रहे हैं तो नेशनल आउटपुट की बात करेगा। जो दूसरा कंपोनेंट है वो होता है आपकी लेबर मार्केट। लेबर मार्केट अगेन, जैसे ही मार्केट शब्द आए तो आप समझ जाना यहाँ पे 2 चीज़ों की बात होती है, दैट इज़ लेबर की डिमांड क्या है एंड लेबर की सप्लाई क्या है। इन 2 फैक्टर से डिफाइन होगा कि आपकी लेबर मार्केट कैसी है। इन 2 कंपोनेंट्स को अगर आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तो फिर हम समझ पाएँगे कि भाई एम्प्लॉयमेंट मॉडल क्या है क्लासिकल थ्योरी के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक व्हिच इज़ एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन। ये टॉपिक भी अगर आप देखें तो जो इकोनॉमिक ऑनर्स करने वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 12th क्लास के लिए टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। आपके 12th क्लास के अंदर काफ़ी ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट वाइज़, अगर आप इस चीज़ को समझ जाएँ तो।
डायरेक्टली आपके 12th क्लास के अंदर नहीं आता, इट इज मोर ऑफ अ इकोनॉमिक ऑनर्स टॉपिक और बीकॉम ऑनर्स टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं एक एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन की। देखिए नाम से पता लगा होगा कि एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन किसकी बात करेगा, नेशनल आउटपुट की बात करेगा? नो, एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन मोर और लेस जब हम पढ़ेंगे तो आप ये समझेंगे कि ये एक तो एग्रीगेट आउटपुट की बात कर रहा है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि नेशनल आउटपुट क्या है, प्रोडक्शन कितनी हो रही है। उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करने के लिए भी एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन यूज होता है। आप आगे समझेंगे कैसे। किसी भी नेशन का अगर आप नेशनल आउटपुट निकालते हैं, नेशनल आउटपुट मतलब उस देश के अंदर कितनी प्रोडक्शन हो रही है, दैट इज द नेशनल आउटपुट। ये किस पे डिपेंड करती है भाई? ये डिपेंड करती है कैपिटल के ऊपर। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं लेकिन हम कैपिटल और लेबर लेके चलते हैं। अगर आपको समझना है तो आपको लेक्चर नंबर 13 देखना पड़ेगा, जिसके अंदर हमने पॉस्टुलेट्स डिस्कस किए हैं। उस पॉस्टुलेट्स के अंदर एक चौथा पॉस्टुलेट था जिसका बोलते हैं मनी डज नॉट मैटर, जिसके अंदर क्लासिकल जो थ्योरी है वो ये बोलती है, क्लासिकल पॉस्टुलेट ये बोलता है कि इकोनॉमी के अंदर जो आउटपुट है और एम्प्लॉयमेंट है वो मनी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मनी इज जस्ट इट फैसिलिटेट एक्सचेंज, इट इज जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो आपका एम्प्लॉयमेंट है और नेशनल आउटपुट है वो डिपेंड करता है दो फैक्टर्स के ऊपर, दो रियल रिसोर्सेज के ऊपर। वो रियल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? एक है आपके पास कैपिटल, पूंजी कितनी है, और एक आपके पास लेबर कितनी है। ये आपके रियल रिसोर्सेज हैं जो हमारे एम्प्लॉयमेंट को और आउटपुट को डिटरमाइन करते हैं। तो अगर मैं इसको एक इक्वेशन फॉर्म में लिखूं तो मेरी इकोनॉमी का वाई, दैट इज द आउटपुट, नेशनल आउटपुट, इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट? इज अ फंक्शन ऑफ के। के हमारी इकोनॉमी में यूज होता है कैपिटल के लिए, एंड एल, एल स्टैंड फॉर द लेबर। अब एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर कुछ अजम्पशंस हैं जिस अजम्पशन के बेस पे हमने इस चीज को डेवलप किया है। अगर आप बहुत लाइट पहने, whenever we develop any model in the economy, माइक्रोइकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स, माइक्रोइकोनॉमिक्स के अंदर जब भी हम कोई मॉडल डेवलप करते हैं तो आपको पता होगा कि बहुत सारी अजम्पशंस हैं जो दी जाती हैं उस मॉडल को बनाने के लिए। सिमिलरली एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर भी बहुत सारी अजम्पशंस हैं। सबसे पहले हमारी अजम्पशन ये होती है कि जो हमारे पास कैपिटल है, कैपिटल फिक्स है, आप कैपिटल को बड़ा या कम नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है इस प्रोडक्शन को करने के लिए, वो टेक्नोलॉजी भी आपके पास गिवन है, उसके अंदर इनोवेशन होने के चांसेस नहीं है। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपकी पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन भी आपकी क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि इसी पॉपुलेशन से क्या निकल कर आता है? आपकी लेबर निकल कर आती है। सो इफ यू स्टडी द फंक्शन एंड द अजम्पशन, आप ये बोल सकते हैं कि शॉर्ट रन के अंदर, इन शॉर्ट रन, आप ये चीज समझ लीजिए, इकोनॉमी के अंदर एक आपको देखने को मिलेगा लॉन्ग रन और एक आपको देखने को मिलेगा शॉर्ट रन। दोनों में फर्क क्या है? जब भी हम लॉन्ग रन की बात करते हैं तो लॉन्ग रन का मतलब होता है कि जितने भी आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सारे के सारे वेरिएबल है। वेरिएबल होने का मतलब उनको हम बढ़ा या कम कर सकते हैं अपनी मर्जी से। लेकिन जब भी हम शॉर्ट रन की बात करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई खाली एक वेरिएबल है और बाकी सारे फिक्स्ड है। यहाँ पे जो हम वेरिएबल फैक्टर मान के चलते हैं वो मान के चलते हैं लेबर। क्यों? क्योंकि कैपिटल तो हमने फिक्स मान ली कि भाई शॉर्ट टर्म के अंदर आप कैपिटल को बढ़ाया कम नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास कैपिटल बड़ी लिमिटेड है। शॉर्ट टर्म के अंदर टेक्नोलॉजी भी चेंज नहीं हो सकती और शॉर्ट टर्म के अंदर आपकी पॉपुलेशन भी चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि ये सारे लॉन्ग टर्म फिनोमिना है। तो शॉर्ट रन के अंदर जब भी हम बात करते हैं आउटपुट की, नेशनल आउटपुट की, प्रोडक्शन की, तो वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन योर लेबर सप्लाई। कि आपके पास लेबर कितनी है वो डिफाइन करेगी कि आपके शॉर्ट रन के अंदर आउटपुट कितना आ रहा है। दूसरी चीज, इसके अंदर आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न तो आप ये मान लीजिए कि हमारी पूरी इकोनॉमी का बहुत ही प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का। ये अप्लाई करता है आपकी लेबर के ऊपर। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अगर आपको समझना है तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग विल गिव यू लेसर एंड लेसर बेनिफिट। अगर आपको भूख लग रही है, आपने एक समोसा खाया, आपको सेटिस्फैक्शन मिली, आपने दूसरा समोसा खाया, आपको फिर सेटिस्फैक्शन मिली, लेकिन पहले समोसे के कंपैरिजन में कम थी। द मोर एंड मोर यू ईट, द लेसर सेटिस्फैक्शन यू विल गेट। एंड देयर विल कम अ टाइम कि जब आप एक्सेसिव ईटिंग कर लेंगे, ओवर ईटिंग कर लेंगे और एक्स्ट्रा समोसा खाने में आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वो होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग विल अल्टीमेटली हार्म यू।
सिमिलरली जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है, वो लेबर के ऊपर अप्लाई करता है। इसका मतलब यूजुअली हमें क्या देखने को मिलेगा कि आपकी जैसे-जैसे आप इकोनॉमी में अपना लेबर इंट्रोड्यूस करते हैं, तो आपका आउटपुट बढ़ता है। एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं कि आपके पास एक किचन अवेलेबल है। उस किचन के अंदर अगर सिर्फ़ एक शेफ़ काम कर रहा है, तो उसी शेफ़ को सारा काम करना पड़ेगा। तो बर्तन भी उसको धोने हैं, सब्जियाँ भी उसने काटनी है, सब्जी बनानी भी उसने है, साफ-सफाई भी उसने करनी है, ऑर्डर भी उसने लेना है। जैसे-जैसे आप उस किचन के अंदर आप लेबर बढ़ाते रहेंगे, तो आपको डिवीज़न ऑफ लेबर देखने को मिलेगा कि कुछ लोग सब्जी काट रहे हैं, कुछ लोग सफाई कर रहे हैं, कुछ लोग बर्तन साफ कर रहे हैं, कुछ लोग उसकी प्लेटिंग कर रहे हैं, कुछ लोग उसकी वेटिंग कर रहे हैं। लेकिन देयर विल कम अ टाइम कि आप एक्स्ट्रा लेबर लगाते रहेंगे, तो आपकी किचन बहुत ही भीड़-भाड़ वाली हो जाएगी। द कोऑर्डिनेशन विल फिनिश और अब आपकी किचन के अंदर बहुत ही हौच-पौच हो चुका है। आपकी किचन के अंदर रिटर्न मिलना आपको बंद हो चुका है। काम कम हो रहा है, नुकसान ज़्यादा हो रहा है एक्स्ट्रा लेबर होने की वजह से। दैट इज़ कॉल्ड डिमिनिशिंग रिटर्न ऑफ लेबर। डिमिनिशिंग और रिटर्न ऑफ लेबर का मतलब ही है, उसको निकालते कैसे हैं? उसको हम एक और कॉन्सेप्ट से जानते हैं जब हम उसको लेबर के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, व्हिच इज़ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। प्रोडक्टिविटी आपको पता है कि लेबर आउटपुट कितना बना के दे रहा है आपको। इसका मतलब आपके लेबर के इंट्रोड्यूस करने की वजह से आपके वाई में कितना चेंज आ रहा है। डेल्टा ये जो ट्रायंगल है इसको हम बोलते हैं डेल्टा। इकोनॉमी के अंदर डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज को। डेल्टा एल इज़ द चेंज इन लेबर कि 1 लेबर से आपने 2 लेबर कर दी, 2 लेबर से 3 लेबर कर दी। तो चेंज कितना है 1 लेबर का। और डेल्टा वाई रिप्रेजेंट करता है आपके आउटपुट को कि 1 लेबर के बढ़ाने की वजह से आपका आउटपुट कितना चेंज हुआ। नाउ अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। डिमिनिशिंग रिटर्न ऑफ लेबर क्या बोलेगा कि भाई एक पॉइंट तक तो ये पॉजिटिव है। एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम दिस इज पॉजिटिव व्हाई बिकॉज शुरू-शुरू की बात है, किचन में कम लेबर काम कर रही थी, एक शेफ काम कर रहा था, वही सारे काम कर रहा था। तो उस पॉइंट पे जब आपने लेबर को इंट्रोड्यूस किया, तो आपका आउटपुट बढ़ा। बट देयर विल कम अ टाइम व्हेन दिस थिंग विल बिकम नेगेटिव। जब आपका एमपीएल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर नेगेटिव हो जाएगा। हमें उस चीज़ का ध्यान देना है। अब इन 2 चीज़ों को ध्यान रखकर अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ, इस ग्राफ के अंदर जो आपका वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में आपको देखने को मिलेगा रियल आउटपुट कि आपका आउटपुट कितना आ रहा है और एक्स एक्सिस में हम लेते हैं लेबर को। वेरी सिंपली पुट लेबर का और आउटपुट का पॉजिटिव रिलेशनशिप है। दैट इज जैसे-जैसे आप लेबर इंट्रोड्यूस करेंगे, वैसे-वैसे आपका आउटपुट भी बढ़ेगा। लेकिन देयर विल कम अ टाइम जब आपका ये जो कर्व है, ये नीचे की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। इट विल पीक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इसका पीक आएगा। ये पीक वो पीक है जहां पे आपका एमपीएल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर जीरो है और इस पॉइंट से जो आपका एमपीएल है वो नेगेटिव होना स्टार्ट हो चुका है। क्यों? आप एक्सेस लेबर लगाने की वजह से आपको फायदा नहीं हो रहा, आपको नुकसान हो रहा है। इट जस्ट लाइक द किचन एंड द शेफ कि एक किचन के अंदर अब आपने जरूरत से ज्यादा शेफ लगा दिए, तो किसी को नहीं पता कि सब्जी में कितना नमक डालना है। तो अब आपकी सब्जी की क्वालिटी खराब होना स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज हाउ यू डिराइव कि भाई आपके पास एग्रीगेट आउटपुट कितना होना चाहिए एट अ गिवन अमाउंट ऑफ लेबर और जहां पे आपका एमपीएल जीरो होता है, आपका वो लेवल होता है अप्रोप्रिएट लेबर का और जहां पे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है आपके आउटपुट के टर्म्स में और आपके गिवन दी क्वांटिटी ऑफ योर लेबर, जो कि आपका ये लेवल आप मान सकते हैं जहां पे आपका एमआरपीएल इज जीरो। So this is the output where you should have the optimum amount of labor. Now let's move on to second component. सेकंड कंपोनेंट के अंदर हमने जानना है कि हमारे पास जो लेबर मार्केट है, लेबर मार्केट की कंडीशन क्या है। नाउ एज यू वेरी वेल नो, जब भी मार्केट की बात होती है तो डिमांड और सप्लाई की बात होती है। तो क्योंकि यहाँ पे लेबर मार्केट की बात होगी, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे लेबर सप्लाई के बारे में और हम पढ़ेंगे लेबर की डिमांड के बारे में। वेरी सिंपल। सो जब भी हम इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, सो एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आपको पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम इकोनॉमी के अंदर कब आता है। वेरी गुड, जब आपकी सप्लाई और डिमांड दोनों क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं कि जितना आप सप्लाई कर रहे हो उतनी आपकी जितनी आप सप्लाई कर रहे हो उतनी आपकी मार्केट में डिमांड है। और क्योंकि यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम देखेंगे लेबर मार्केट के अंदर, सो अगेन सप्लाई ऑफ लेबर जहाँ पे आपकी डिमांड ऑफ लेबर के इक्वल हो जाएगी, वो हमारी इकोनॉमी के अंदर लेबर मार्केट का इक्विलिब्रियम माना जाएगा। द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि नियो क्लासिकल थ्योरी के अंदर ये जो इक्विलिब्रियम है, जहाँ पे आपकी लेबर सप्लाई और लेबर डिमांड इक्वल होती है, वो आपको एक तो एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम देगा, क्योंकि
लेबर की बात हो रही है, लेकिन उसके साथ-साथ इस इक्विलिब्रियम को यूज़ करके हम एक इक्विलिब्रियम लेबर वेज रेट के अंदर भी निकाल सकते हैं, जो कि आप इस लेबर को पे करेंगे। सो अब लेबर सप्लाई और लेबर डिमांड के अंदर सबसे पहले लेट्स पिक अप द टॉपिक ऑफ लेबर सप्लाई। सो द फर्स्ट थिंग इन लेबर सप्लाई व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, ये जो आपकी लेबर सप्लाई है, इस लेबर सप्लाई के अंदर जो डिटरमाइनिंग फैक्टर है वो क्या है? इफ यू थिंक वेरी क्लोज़ली, लेबर सप्लाई कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। मैं एक लेबर, मैं काम कर रहा हूँ जाके। तो मैं अपनी सप्लाई, मैं अपनी सर्विसेज़ किस बेसिस पे आपको दूँगा? द आंसर इज़ वेरी क्लियर कि भई आप मुझे कितना पैसा दोगे? सो लेबर सप्लाई इन वेरी प्रिसाइज़ टर्म इज़ अ फंक्शन ऑफ वेज रेट। लेकिन वेज रेट कौन-सी? दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। ये जो वेज रेट होती है, ये रियल होती है, रियल वेज रेट। नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन अ रियल एंड अ नॉमिनल। देखिए, जब भी हम नॉमिनल की बात करते हैं तो इसके अंदर इन्फ्लेशन जुड़ा होता है। अब अगर आप ₹100 कमा रहे थे 1 साल पहले और अगर आप आज ₹110 कमा रहे हैं, तो आप ये नहीं बोल सकते कि आप ₹10 ज़्यादा कमा रहे हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई इस ₹10 के अंदर कितना पोर्शन इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ा है। जब मैं उस ₹110 में से इन्फ्लेशन हटा दूँगा, तो मुझे अपनी रियल वेज पता लगेगी एंड दिस इज़ माय एक्यूरेट वेज, तभी इसका नाम रियल है। जब भी हम लेबर सप्लाई की बात करेंगे तो हम नॉमिनल वेज रेट की बात नहीं करेंगे, हम रियल वेज रेट की बात करेंगे। इसका मतलब हम इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटा देंगे, प्राइस लेवल में जो इंक्रीज़ हुआ है उसका इफेक्ट हटा देंगे नॉमिनल वेज में से। यहीं से जो वेज रेट का जो नोटेशन है वो डब्ल्यूआर के नाम से होता है और इसको निकालने का तरीका क्या है? जो आपकी वेज रेट है, अगेन वेज रेट एट नॉमिनल लेवल, ये जो नॉमिनल वेज रेट है, इस नॉमिनल वेज रेट के अंदर से हम इन्फ्लेशन हटा देते हैं। जो भी प्राइस लेवल का इफेक्ट है, प्राइस लेवल इंक्रीज़ करने की वजह से जो इम्पैक्ट आया है, हम उसको हटा देते हैं नॉमिनल वेज रेट में से, तो हमारे पास रियल वेज रेट आ जाती है। लेबर सप्लाई समझने के बाद हम समझते हैं लॉ ऑफ लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई का लॉ क्या कहता है? एक आपने डिमांड का लॉ पढ़ा था, एक आपने लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा था। यहाँ पे हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ लेबर सप्लाई एंड आई थिंक ये भी बहुत ही लॉजिकल है। जैसे-जैसे आपकी रियल वेज रेट बढ़ेगी, आई थिंक इट्स वेरी ऑब्वियस टू से कि आपकी लेबर सप्लाई भी बढ़ेगी। भई जैसे-जैसे मैं आपको सैलरी बढ़ाता रहूँगा, तो वैसे-वैसे आप मेरे पास ज़्यादा काम करेंगे। मैंने आपकी सैलरी 40,000 से 50,000 रुपए कर दी, तो अगर मैं आपको आधा 1 घंटा एक्स्ट्रा बैठने के लिए बोल भी दूँ, तो आप बैठ जाएँगे, होता भी है। या अगर मैं मार्केट में जाके अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा वेज रेट दूँगा, तो लोग मेरे पास ज़्यादा अप्लाई करने के लिए आएँगे। सो द लॉ ऑफ लेबर सप्लाई इज़ वेरी सिंपल कि जैसे-जैसे आप रियल वेज रेट बढ़ाएँगे, वैसे-वैसे आपकी जो लेबर सप्लाई है, वो भी बढ़ती है। लेकिन अब इस चीज़ को थोड़ा हम डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। अगर मैं इस चीज़ को इसके लॉजिकल कंक्लूजन पे लेके जाऊँ, लॉजिकल कंक्लूजन क्या निकल कर आएगा कि अगर मैं एन अमाउंट से अपनी वेज रेट बढ़ा दूँ, तो क्या मैं लेबर सप्लाई को भी एन अमाउंट से बढ़ा सकता हूँ? इसका मतलब क्या ये जो रिलेशनशिप है, ये हमेशा ट्रू रहेगा? द आंसर इज़ नो। दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट ऑलवेज़ ट्रू। व्हाई? एक चीज़ आपको यहाँ पे अब सीखने को मिलेगी जो कि नई चीज़ है, जो कि ज़्यादा लोगों को नहीं पता होती, जिसको हम बोलते हैं वर्क लेजर ट्रेड ऑफ। और ये बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है जो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि वेज रेट आप बढ़ाएँगे, आपकी लेबर सप्लाई बढ़ेगी, लेकिन टू द एक्सटेंट ऑफ वर्क लेजर ट्रेड ऑफ। एक पॉइंट एम्प्लॉयी की लाइफ में ऐसा आएगा कि जब वो ये बोलेगा कि यार अब मैं सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पैसा कमा रहा हूँ। नाउ द वेज रेट आई एम अर्निंग इज सफिशिएंट फॉर मी टू लिव अ लेजरली लाइफ। नाउ अगर आप वेज रेट बढ़ाएँगे तो हो सकता है कि मैं आपको लेबर सप्लाई ना दूँ। रीज़न क्योंकि आई एम एट दैट पॉइंट ऑफ लाइफ कि जहाँ पे मैं पैसा छोड़ के लेजर की तरफ ट्रेड ऑफ कर सकता हूँ। आई वुड लाइक टू स्पेंड माय टाइम विद माय फैमिली रादर देन अर्निंग दैट वेज रेट, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस लेवल ऑफ वेज रेट पे पहुँच चुका हूँ। तो इसका मतलब ये है कि एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे वेज रेट बढ़ाने की वजह से, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, वेज रेट बढ़ाने की वजह से आपकी लेबर सप्लाई नहीं बढ़ती। इसका मतलब अगर मैं लेबर सप्लाई को प्लॉट करूँ, यहाँ पे हमारे पास है रियल वेजेस और यहाँ पे हमारे पास है लेबर। अब आई हैव टू, ये 0 से स्टार्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि 0 पे मुझे कोई लेबर नहीं मिलेगी। आई हैव टू गिव देम सम वेजेस।
वेजेस हैव टू बी समथिंग ना, ज़ीरो वेजेस तो हो नहीं सकती, ज़ीरो वेजेस तो लेबर भी नहीं होगी। नो, सम वेजेस हैव टू बी गिवन। एज़ आई इंक्रीज़ द वेजेस, माय लेबर विल आल्सो इंक्रीज़। ये तो हमने पढ़ा ही है क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप है। लेकिन एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये जो ग्राफ है इसको हम बोलते हैं बेंड बैकवर्ड्स। दिस फिनोमेना इज़ कॉल्ड बेंडिंग बैकवर्ड ऑफ कर्व, बेंडिंग बैकवर्ड। रीज़न, क्योंकि हो सकता है इस पॉइंट पे आके जो आपका ट्रेड ऑफ था वो हिट हो गया कि इतनी वेज रेट कमाने के बाद आपका लेबर क्या कह रहा है कि भाई इस लेवल ऑफ वेज रेट पे आके लेबर कह रहा है यार अब मुझे और काम करने की जरूरत नहीं है, आई एम ऑलरेडी अर्निंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी टू लिव अ गुड लाइफ। मैं खुद भी अच्छी जिंदगी जी पाऊँ और अपने परिवार वालों को भी अच्छी जिंदगी दूं। तो इफ आई हैव टू फाइंड आउट द लेबर फंक्शन का फंक्शन, लेबर सप्लाई का फंक्शन सॉरी, तो वो हालांकि इट डिपेंड्स अपॉन द रियल वेज रेट डब्ल्यू आर। लेकिन यहाँ पे आपको एक और चीज साथ में देखनी पड़ेगी कि जब आपने लेबर चेंज की, सॉरी आपने वेज रेट को चेंज किया, चेंज इन वेज रेट, और उसकी वजह से आपकी लेबर सप्लाई जो चेंज हुई दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आके जो आपका ट्रेड ऑफ है वो ट्रेड ऑफ काम कर रहा है। जब ट्रेड ऑफ हिट करेगा तो ये रिलेशनशिप नेगेटिव टर्न हो जाएगा कि वेज रेट बढ़ाने की वजह से मेरी लेबर सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो एंड अगेन द फंक्शन इज largely dependent upon the wage rate. once we have once we are done with the labor supply, जो लास्ट कंपोनेंट है हमारे पास अब वो आता है लेबर डिमांड का। नो, थिंग हियर व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम बात करते हैं एक परफेक्ट कंपटीशन की। परफेक्ट कंपटीशन कौन सी मार्केट है? ये वो मार्केट है जहाँ पे बहुत सारे बायर हैं, बहुत सारे सेलर हैं, सारे के सारे लोगों को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। और क्योंकि हम परफेक्ट कंपटीशन में हैं और क्योंकि जो आपकी फर्म्स है, फर्म्स का जो मोटिव है वो प्रॉफिट मोटिव है। नॉट ओनली प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव, कि वो चाहती हैं कि वो अपने प्रॉफिट को किसी ना किसी तरीके से मैक्सिमाइज कर पाए। लेबर की डिमांड कौन करता है? लेबर की डिमांड करते हैं आपके प्रोड्यूसर फर्म्स। जो फर्म्स आउटपुट कर रहे हैं वो एक परफेक्ट कंपटीशन में एग्जिस्ट करते हैं वो फर्म्स, और वो फर्म्स का जो मोटिव है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। कीपिंग दैट इन माइंड, नाउ इफ आई हैव टू फाइंड आउट कि भाई ये जो लेबर डिमांड है इसका फंक्शन क्या है, ये डिपेंड किसके ऊपर करती है, तो इसके भी दो फैक्टर हैं। इट डिपेंड्स अपॉन, एक तो वेज रेट, बट वेज रेट विच इज रियल, उसके साथ साथ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि देखिए वेज रेट, अगर वेज रेट सप्लाई को इफेक्ट करती है तो डिमांड को इफेक्ट करती है, क्योंकि एक वेज रेट बंदे के लिए इनकम है तो दूसरे के लिए खर्चा है। फर्म्स के लिए वेज रेट के साथ साथ जो दूसरी चीज इंपैक्ट करती है उसकी डिमांड को, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जिसको हम बोलेंगे MRPL। इस पूरे चीज के अंदर जो मेन चीज हमें समझनी है वो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर समझनी है, MRPL समझना है। इसका रीजन देखिए क्यों, बिकॉज वी एग्जिस्ट इन परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट मार्केट के अंदर मोर और लेस जो आपकी वेज रेट है वो वेज रेट कांस्टेंट रहती है। रीजन, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सबके पास अवेलेबल है। कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता क्योंकि इन्फॉर्मेशन है, ओपन मार्केट है। आपको भी पता है मैं कितना कमा रहा हूँ, मुझे पता है आप कितना कमा रहे हो। तो सेम काम के लिए अगर आप मुझसे ज्यादा कमा रहे हो तो मैं अपने एम्प्लॉयर को अपनी पर्चा पकड़ा के आपकी फर्म के अंदर काम करने आ जाऊंगा। मोबिलिटी भी आसान होती है लेबर की परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। सो मेन थिंग जो हमें लेबर डिमांड के अंदर पढ़नी है, क्योंकि वो लेबर डिमांड को इम्पैक्ट करती है, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, सॉरी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, MRPL। नाउ दिस मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है क्या चीज? इसको अगर आपने समझना है तो आप ये समझ सकते हैं कि व्हेन आई इंक्रीज वन यूनिट ऑफ लेबर, जब मैं एक लेबर को इंट्रोड्यूस करता हूँ तो उसके इंट्रोडक्शन की वजह से मेरे रेवेन्यू पे कितना फर्क पड़ रहा है, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। कि विद द इंट्रोडक्शन ऑफ वन एडिशनल लेबर मेरे रेवेन्यू पे क्या फर्क पड़ रहा है। इसको निकालने का तरीका होता है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी
ऑफ लेबर मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ कमोडिटी जिसके लिए इस लेबर को हायर किया जा रहा है। रेवेन्यू क्या है? जो आपकी प्रोडक्शन है मल्टीप्लाई बाय द प्राइस, वही आपका रेवेन्यू होता है। तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इनटू प्राइस ऑफ द कमोडिटी जिसके लिए इस लेबर को हायर किया जा रहा है बिकम्स माय मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। अगेन क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है तो प्राइस ऑफ कमोडिटी पे वो क्या देखने को मिलेगा? कांस्टेंट देखने को मिलेगा। इसका मतलब वेज रेट और प्राइस दोनों के दोनों क्या हो गए? कांस्टेंट हो गए। कांस्टेंट, हालांकि कांस्टेंट बोलना गलत है। इसको अगर आपने एक्सप्लेन करना है तो आप ये बोल सकते हैं कि इनके अंदर जो आपको डिविएशंस है, डिविएशंस बहुत कम देखने को मिलते हैं। मिनिमल डिविएशंस होते हैं वेज रेट के अंदर और प्राइस ऑफ कमोडिटी के अंदर क्योंकि इतनी परफेक्ट कंपटीशन है। सो अगेन द लॉ ऑफ लेबर डिमांड डिपेंड्स अपॉन वेज रेट, रियल वेज रेट एंड मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। वेज रेट मोर और लेस आपका ज्यादा डिविएट करता नहीं है। तो बात किस पे आ गई? मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के ऊपर आ गई। नाउ मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर निकालने का तरीका क्या है कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इनटू प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी अगेन बीइंग इन अ परफेक्ट कंपटीशन डज नॉट चेंजेस मच, कांस्टेंट ही मान के चल लीजिए। सो अल्टीमेटली जो पूरा के पूरा लॉ ऑफ डिमांड का सूत्रधार है, डिटरमाइनिंग फैक्टर है, वो होता है आपका मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। अब ये क्या है? ये होता है कि विद द एडिशन ऑफ वन लेबर, एक लेबर के आने की वजह से हमारे प्रोडक्शन पे कितना फर्क पड़ रहा है। क्योंकि फिजिकल प्रोडक्शन की बात हो रही है तो गुड्स की बात हो रही है। हमारे प्रोडक्शन के अंदर कितना चेंज आ रहा है? दिस इज माई मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड यू आर वेरी मच राइट। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो नोन एज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। फिजिकल तो इसलिए जुड़ते हैं कि फिजिकल प्रोडक्शन की बात हो रही है और इसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि विद द इंट्रोडक्शन ऑफ वन एडिशनल लेबर हमारे आउटपुट पे कितना चेंज आ रहा है। डेल्टा अगेन रिप्रेजेंट चेंज, तो डेल्टा एल क्या है? डेल्टा एल रिप्रेजेंट करता है चेंज इन लेबर, कि आपने लेबर में कितना चेंज किया। एक लेबर इंट्रोड्यूस की, दो लेबर इंट्रोड्यूस करी। और डेल्टा वाई क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका चेंज इन आउटपुट, कि उस लेबर के आने की वजह से या जाने की वजह से आपके आउटपुट में कितना फर्क पड़ा। अगेन ज्यादातर लेबर में और आउटपुट में एक डायरेक्ट कोरिलेशन देखने को मिलता है। मीनिंग टू से कि जैसे जैसे आप लेबर बढ़ाते रहेंगे आपका आउटपुट भी बढ़ता रहेगा। लेकिन क्योंकि अजम्पशंस के अंदर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इस चीज को, दिस इज लिमिटेड बाय योर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो डिमिनिशिंग रिटर्न है वो यहाँ पे भी अप्लाई करेगा कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि लेबर बढ़ाने की वजह से आपका आउटपुट नहीं बढ़ रहा। लेकिन जो डिमांड है वो तो प्रोडक्शन के अंदर देखने को मिलता है। डिमांड के अंदर आप ये मान के चले कि डिमांड आपकी मोर और लेस डिपेंड करती है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के ऊपर। उसके हिसाब से ही आप डिमांड करते हैं, एक फर्म डिमांड करता है लेबर को। दूसरा तरीका, हालांकि आप हालांकि आप एमआरपीएल निकालने के 3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये हो गया। जो दूसरा तरीका है वो हम कवर इसके अंदर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसके अंदर ये माना जाता है कि जो आपकी लेबर है वो इन्फिनिटेसिमली डिविजिबल है। इसका मतलब आप लेबर को 1 से नीचे भी लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इन प्रैक्टिकल लाइफ आप क्या डिमांड करते हैं? भाई इन प्रैक्टिकल द लेबर यूनिट इज वन। आधी लेबर तो कोई चीज नहीं होती, आधा बंदा तो कुछ नहीं होता कि भाई मुझे आधी लेबर चाहिए। भाई या तो एक आएगी या तो एक नहीं आएगी। सो जब इन प्रैक्टिकल लाइफ जो लेबर की यूनिट है वो वन है। अब ये बात बताइए, अगर मैंने लेबर एक से चेंज करी तो मेरा डेल्टा एल क्या निकल कर आ जाएगा? वन। अगर मान लीजिए मैंने 6 लेबर बढ़ा के 7 लेबर कर दी तो मैंने लेबर कितने से चेंज करी है? 1 से चेंज करी है। तो डेल्टा एल क्या है? 1। सो द सेकंड वे ऑफ फाइंडिंग आउट माय मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज कि मैं सीधा क्या निकाल लूं? डेल्टा वाई निकाल लूं, क्योंकि डेल्टा एल तो 1 है, डिवीजन में 1 हो तो फर्क पड़ता नहीं है। और डेल्टा वाई कैसे निकाला जाता है कि भाई मेरे पास एन लेबर पे कितनी क्वांटिटी थी माइनस एन माइनस 1 लेबर पे कितनी क्वांटिटी थी। दैट इज जब मैं 6 लेबर पे काम कर रहा था तो मैं कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा था, वो मेरी हो जाएगी क्यू एन माइनस 1। और जब मैंने 7 लेबर कर दी दैट इज क्यू एन, तो अब मेरे पास कितनी क्वांटिटी है। सो दिस इज द सेकंड वे ऑफ फाइंडिंग आउट एमपीपीएल। और जब आप एमपीपीएल निकाल लेंगे तो आपके पास लेबर डिमांड भी निकल कर आ जाएगी। बट अगर मैं इसको एक डिमांड कर्व में फिट करूं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें इक्विलिब्रियम निकालने के लिए जरूरी है।
राइट? टेक लेबर हियर और एमपीपीएल ओवर हियर। एमपीपीएल लीजिए या प्राइस से मल्टीप्लाई करके एमआरपीएल ले लीजिए, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। यू विल सी कि जो आपकी लेबर है लेबर डिमांड का जो कर्व है, वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये अल्टीमेटली आपका रिप्रेज़ेंट करता है एमडब्ल्यू को। एमडब्ल्यू इज़ योर मार्जिनल वेज रेट। दिस डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन ऑफ लेबर डिमांड shows what? It's a very simple inference कि जो आपकी लेबर डिमांड है, वो बढ़ेगी या कम करेगी? विल इंक्रीज़। ग्राफ को देखिए, जैसे-जैसे मेरी वेज रेट कम हो रही है, मेरी लेबर डिमांड बढ़ रही है। और यही तो हम लॉ ऑफ डिमांड के अंदर पढ़ के आए हैं कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड बढ़ती है। अगर मैं यहाँ पे लेबर को एक कमोडिटी मान के चलूँ, तो उस कमोडिटी का रेट क्या है? वेज रेट। जैसे-जैसे मेरी वेज रेट कम हो रही है, वैसे-वैसे मेरी लेबर की डिमांड बढ़ रही है। लेबर डिमांड इंक्रीज़ विथ डिक्रीज़ इन एग्ज़ैक्टली वेज रेट। ये जो हमने 3 ग्राफ पढ़े हैं इसके अंदर, इन तीनों ग्राफ को यूज़ करके हम निकालते हैं एक इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो कि इस पूरे टॉपिक का क्रक्स है। लेकिन चूँकि ये टॉपिक ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो जब आप हम एम्प्लॉयमेंट निकालेंगे कि भाई इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसे निकलता है क्लासिकल थ्योरी के अंदर, वो हम पार्ट 2 के अंदर निकालेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा जो मेन चीज़ है। अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और टॉपिक्स को जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू वेरी सून विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।